हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 10 सर्कल। पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से हम पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का चैप्टर है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। 1 to 56 में सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, वीडियोस भी अपलोड कर दिए। अब हम करेंगे इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ पे क्या बोला है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इसको हम नोट पैड पे करेंगे। मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ एक बार। आंसर नंबर 57। टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे एक सर्कल। ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर क्या है, दो कॉर्ड्स हैं, ए बी, ए बी। और दूसरी क्या है, ए सी। ए सी का मतलब यहां से चालू होगी, दूसरी वाली ऐसे ऐसे कुछ होगी, ए सी। टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। दोनों के दोनों जो कॉर्ड्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये हमें दे रखा है। प्रूव दैट द बायसेक्टर ऑफ बी ए सी। बी ए सी का बायसेक्टर में ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से। बायसेक्टर मतलब जो इन दोनों को इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे। तो इन दोनों का जो बायसेक्टर है इसको मैं नाम दे देती हूँ ए डी। इन दोनों का जो बायसेक्टर है ए डी। प्रूव दैट द बायसेक्टर ऑफ बी ए सी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो एडी है ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, ये आपको प्रूव करना है। ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे। नोट पैड पे मैं इसको स्टार्ट करूँ, नोट पैड पे करेंगे इसको, यहाँ पे करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 वापस से समझा देती हूँ एक बार और। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल है, उसके अंदर दो कॉर्ड हैं ए बी और ए सी, और दोनों कॉर्ड आपस में बराबर है, इक्वल है। ठीक है, ये दे रखा है। फिर हमें बोला है कि जो बी ए सी ये जो एंगल बन रहा है इसका जो बायसेक्टर है, बायसेक्टर क्या हुआ इसका, एडी। एडी इसका बायसेक्टर है। इस एंगल का जो बायसेक्टर है, जो एडी है, ये सर्कल के सेंटर पे लाई कर रहा है। इसका मतलब देखो, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँ ना, बीसी को, तो ये हमारा डायामीटर है। बीसी क्या है यहाँ पे, बीसी अपना डायामीटर। तो सर्कल के सेंटर पे एडी क्या कर रहा है, मतलब सर्कल के सेंटर पे इसका बायसेक्टर क्या है, लाई कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जो एडी है ये बीसी को बायसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, आप यहाँ लिख सकते हो टू प्रूफ। टू प्रूफ में आप लिखेंगे एडी, बी फॉर बायसेक्ट आपको पूरा लिखना है, मैं सिर्फ बी लिख रही हूँ। एडी बायसेक्ट्स, मतलब एडी बायसेक्ट बीसी। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो एडी है वो बीसी को बायसेक्ट कर रही है, बायसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। तो डायामीटर दो बराबर भागों में बट रहा है, इसका मतलब ये सेंटर हो गया, ये बीच का सेंटर ही होगा ना। तो एडी इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर, ये लिख देना यहाँ पे। एडी इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ बीसी। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो एडी है ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर है किसका, बीसी का, डायामीटर का, ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर का मतलब हो गया दो बराबर भागों में बांटना, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये ऑब्वियसली ये सेंटर ही होगा सर्कल का। तो हमें ये प्रूव करना है बेसिकली यहाँ पे कि जो एडी है वो एडी इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ बीसी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूव करना इसको। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स लेने हैं सबसे पहले। ये प्रूव करना है, ये दे नहीं रखा है इसमें। तो दोनों ट्रायंगल हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ए ओ बी और ए ओ सी ये दो ट्रायंगल हम ले लेंगे। ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में ए बी और ए सी आपस में बराबर है, गिवन लिख देंगे। ए बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, गिवन दे रखा है कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है। दूसरी हम चीज लिख सकते हैं ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। ये क्या है, कॉमन, कॉमन साइड।
ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप रीजन लिखेंगे कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है। अब बी ए ओ और सी ए ओ, ये भी हमें बता रखा है कि ये जो ए डी है ये इनका बायसेक्टर है, ये हमें बोर्ड बता रखा है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ये भी हमें दे रखा है, गिवन है एक तरीके से। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया, एस ए एस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, यहाँ पे पूरा लिखना है। तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों के दोनों ट्राई एंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राई एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल। बस ये हो गया, अपना क्वेश्चन खत्म होने वाला है। बस यहाँ पे एओसी, दोनों के दोनों ट्राई एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ओबी और ओसी बराबर है, ओबी और ओसी यहाँ पे क्या है, बराबर है, बाय सीपीसीटी। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बी ओ ए, तो ये भी सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए, ये भी बाय सीपीसीटी लिखना है यहाँ पे, सेम टू सेम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी हर चीज इक्वल होती है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर, सब आपस में इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है। अब देखो ये बीसी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ ए, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो लीनियर पेयर 180 का होता है, तो दोनों एंगल इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो 90 के होंगे ना दोनों। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है, देयर फोर प्रूव हो चुका है यहाँ पे, एडी इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर, पूरा लिखना है आपको, परपेंडिकुलर बायसेक्टर, एडी इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ बीसी। जो एडी है ये बीसी को परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, मतलब बीसी पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और इसको दो बराबर भागों में बांट भी रही है, मतलब ओबी और ओसी। ठीक है, तो ये सेंटर पे लाई कर रही है, यहाँ से प्रूफ हो गया है कि ये सेंटर पे लाई कर रही है। तो ये हो गया क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 58। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया है हमें। 58 में बोला गया है प्रूव दैट एंगल इन अ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के अंदर मतलब जो एंगल है, एंगल इन अ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज एक्यूट, ये प्रूव करना है हमें यहाँ पे कि मेजर सेगमेंट में जो एंगल है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ठीक है, प्रूव कर देते हैं अपन इसको। इसको भी हम इस पे करेंगे, नोट पैड पे करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। प्रूव दैट एंगल इन अ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज एक्यूट, एंगल इन अ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो नोट पैड ओपन कर लेती हूँ, मैं यहाँ समझा रही हूँ क्या बोला है इसने। क्वेश्चन नंबर 58। सबसे पहले आप यहाँ पे एक सर्कल बनाइए, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 59 तक करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड बना दी, ठीक है। इस कॉर्ड का नाम मैंने क्या दे दिया, पी, और इसको मैंने नाम दे दिया क्यू। पी क्यू मेरी क्या है, पी क्यू मेरी एक कॉर्ड है यहाँ पे। अब ये देखो, ये तो कहलाता है मेजर सेगमेंट ये पूरा, और ये पूरा कहलाता है माइनर सेगमेंट। ठीक है, इस पूरे को कहते हैं मेजर सेगमेंट और इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। अब हमसे क्या बोला गया कि मेजर सेगमेंट के अंदर कोई भी एंगल जो बनेगा वो ऑब्ट्यूस होगा हमेशा, सॉरी एक्यूट होगा हमेशा। तो हाँ, हमें दिख तो रहा है एक्यूट, ये कैसे भी बना लो आप, मेजर सेगमेंट में कैसे भी एंगल बनाओ वो एक्यूट होगा। हाँ, दिख तो एक्यूट रहा है अपन को, बट ये प्रूव करना है। ये देखो कैसा भी बनाओ,
और ये सारे आपस में इक्वल होते हैं, तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एंगल इन द सेम सेगमेंट, मेजर सेगमेंट में जितने भी आप एंगल्स ड्रॉ कर लो, सारे के सारे सबका मेजर इक्वल होगा। अगर ये 30 है, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। तो जो थ्योरम थी ना, एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स, एंगल्स आर इक्वल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, वो जो थ्योरम थी उसका मतलब यही है कि सेम मेजर सेगमेंट में अगर तीनों एंगल है तो तीनों के तीनों बराबर होंगे आपस में। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे वो प्रूफ नहीं करना है, तो मैं इन दोनों को मिटा देती हूँ। हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक्यूट है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि माइनर सेगमेंट, ये हमारी माइनर सेगमेंट है, इसमें जो एंगल बनेगा वो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी एंगल हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा इसके अंदर। तो ये पी क्यू हमने एक कॉर्ड ले ली, और इसके अंदर हम आर ले लेते हैं, ये पॉइंट, और इस पॉइंट को हम ले लेंगे एस। ठीक है, इसको हम ले लेंगे एस। यहाँ पे मैं सेंटर ड्रॉ कर रही हूँ सर्कल का, ये हो गया सर्कल का सेंटर ओ, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे ज्वाइंट। तो ये इस तरह से हो गया यहाँ पे ज्वाइंट, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब इसमें हमें प्रूफ करना है, हमें दिख तो रहा है बट हमें प्रूफ करना है इसके अंदर कि ये, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एंगल पीओ क्यू, पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये जो पीओ क्यू एंगल है, पीओ क्यू, ये जो एंगल है ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ पी आर क्यू। क्योंकि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है कोई भी रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उससे। तो यहाँ पे आपको थ्योरम लिखनी है वो पूरी। क्या थ्योरम थी, थ्योरम आपको लिखनी है, एंगल, एंगल सब, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of a circle at center is twice the angle suspended by it at any other point or any remaining point or remaining part of the circle। वो जो थ्योरम थी वो पूरी आपको एज इट इज लिखनी है बुक में से देख के, ठीक है। जो थ्योरम थी वो यहाँ पे लिख देना कि एंगल सबटेंडेड बाय an arc at the center is twice or double the angle subtended by an arc at the remaining part of the circle। वो जो थ्योरम थी वो बुक में से देख के यहाँ पे पूरी की पूरी लिख देना। ये यहाँ से सही है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, जो ट्वाइस पीओ क्यू होगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी जो ट्वाइस एंगल पी ओ क्यू इज लेस देन 180। जो ये पी ओ क्यू, तो ये पीओ क्यू है, जो पीओ क्यू जो एंगल है पीओ क्यू, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 180 से, 180 से क्या होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि इन तीनों एंगल्स का सम होता है 180। देखो पीओ क्यू के अंदर तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करूंगी तो मेरा क्या आएगा, तब आएगा 180। तो हमारा जो पी ओ क्यू है ये कितना हो जाएगा हमारा, पीओ क्यू है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ इसको, ट्वाइस नहीं, यहाँ पीओ क्यू लिखेंगे सिर्फ हम, ट्वाइस इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीओ क्यू है ये क्या होगा, लेस देन 180। पीओ क्यू ये लेस देन 180 होगा, क्यों होगा अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में रीजन भी लिखना है आपको, ब्रैकेट में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल पीओ क्यू, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है इसका। देखो पीओ क्यू एक ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो एक एंगल तो 180 से छोटा ही होगा ऑब्वियसली, एक एंगल 180 से छोटा होगा। तो एंगल जो पीओ क्यू है वो लेस देन 180 होगा ही होगा, पीओ क्यू है ये जो एंगल है ये 180 से कम होगा ही होगा। क्योंकि रीजन लिखना है कि एंगल ऑफ ट्रायंगल पीओ क्यू, क्योंकि पीओ क्यू में ये एक एंगल है, तो एक एंगल 180 से छोटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 180 के बराबर नहीं हो सकता और 180 से बड़ा भी नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होगा, यही पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। तो जब पीओ क्यू इससे छोटा है तो पीओ क्यू इसके बराबर है ना, तो पीओ क्यू की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ, इस पीओ क्यू की जगह मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल पी आर क्यू, ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे।
ये भी छोटा होगा फिर 180 से, क्योंकि ये दोनों देखो आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया बस प्रूफ यहाँ से। एंगल पी आर क्यू इज लेस देन 180 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 180 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 90। ये यहाँ से हमारा प्रूफ हो चुका है, एक पॉइंट तो हो गया प्रूफ इसमें। एंगल पी आर क्यू लेस देन 90, लेस देन 90 का मतलब एक्यूट एंगल, 90 से जो छोटे होते हैं वो एक्यूट होते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया है कि जो मेजर सेगमेंट है उसके अंदर जो एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। अब सेकंड पार्ट था इसका, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे बोला था कि ये प्रूव करो कि जो, फर्स्ट पार्ट में क्या था, मेजर सेगमेंट का ही पूछा था ना, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये तो प्रूव कर दिया हमने, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बोला था कि जो मेजर सेगमेंट में जो एंगल है, मतलब जो पी आर क्यू है, ये एक्यूट होना चाहिए, ये प्रूफ करो, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि ये प्रूफ करो कि जो पी एस क्यू है, मतलब ये वाला जो एंगल, ये ऑब्ट्यूस होना चाहिए, ये प्रूफ करो। सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करने को बोला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू। आपको रिफ्लेक्स यहाँ पूरा लिखना है, मैंने सिर्फ आर लिखा है। रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू, जो रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू है वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस क्यू। यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू का मतलब हो गया ये वाला, दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि समझ आ जाए। रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू का मतलब हुआ ये, पी ओ क्यू, रिफ्लेक्स लगा दिया तो ये वाला एंगल हो जाता है, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलूँ एंगल पी ओ क्यू तो हम इस वाले को समझेंगे, बट अगर रिफ्लेक्स लगा देते हैं तो पी ओ क्यू का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की बात करें। तो जो ये, मतलब यहाँ पे ये जो आर्क है, जो मेजर आर्क है, जो पी क्यू आर्क है, ये यहाँ पे जो भी एंगल बनाएगा वो इस वाले का, क्योंकि ये जो पी क्यू है एक तो यहाँ सेंटर पे बना रहा है ये एंगल, और ये जो पी क्यू है ये यहाँ पे दूसरे पार्ट इधर बना रहे हैं कि एंगल। देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, ये है आर्क पी क्यू, ये है हमारा आर्क पी क्यू, ठीक है। ये आर्क पी क्यू एक तो एंगल बना रहा है सेंटर पे, सेंटर पे कितना बना रहा है, ये बना रहा है। और एक एंगल बना रहा है सर्कल के किसी भी पार्ट में, मतलब ये वाला एंगल। तो ये जो होगा ये इसका दुगना होगा ना, जो ये एंगल होगा, जो रिफ्लेक्स पीओ क्यू होगा, जो मैंने यहाँ लिखा है, रिफ्लेक्स पीओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये किसका डबल होगा, इसका डबल होगा, पी एस क्यू का डबल होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, जो एंगल पीओ क्यू है, एंगल पी ओ क्यू है वो ग्रेटर देन 180 है यहाँ पे, मतलब जो रिफ्लेक्स पीओ क्यू है ये 180 से बड़ा होगा। ऑब्वियसली ये 180 से बड़ा है, रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 से बड़ा है, ठीक है। तो ये पीओ क्यू क्या है, ग्रेटर देन 180, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। अब ये इसके इक्वल है तो इसकी जगह मैं ये लिख दूं, तो बस ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन 180, ठीक है। अब इस 2 को यहाँ भेज देंगे तो डिवाइड में जाएगा, पी एस क्यू इज ग्रेटर देन 180 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 तो 90 आ जाएगा। तो पी एस क्यू यहाँ से हमारा हो गया प्रूफ, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है इसका मतलब ऑब्ट्यूस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। जो पी एस क्यू है ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऑब्ट्यूस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 खत्म हो गया। मैं एक बार वापस से समझा देती हूँ इसमें। ये पूरा सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करी पी क्यू। अब क्वेश्चन में हमें बोला था, फर्स्ट पार्ट में हमें बोला था कि जो मेजर सेगमेंट कौन सी होती है, पी क्यू के इधर ये जो बड़ा हिस्सा है सर्कल का इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट, सर्कल का ये जो छोटा सा हिस्सा है इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। अब हमें बोला था कि जो मेजर सेगमेंट में कोई भी अगर मैं एंगल बनाती हूँ तो वो एक्यूट बनता है, हमेशा हमेशा एक्यूट बनेगा, सही है।
ये मेजर सेगमेंट है, इससे आप कोई भी एंगल ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे कोई सा भी एंगल आप ड्रॉ करो, वो हमेशा क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। मेजर सेगमेंट के अंदर आप कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं तो एक्यूट एंगल बनेगा। और मेजर सेगमेंट में कोई भी दो तीन कितने भी एंगल्स बनाओ इक्वल होंगे। अब ये मत कहना कि ये वाला और ये भी तो इक्वल होना चाहिए, ये तो मेजर सेगमेंट में है ही नहीं। ओ ओ पे है ना, मतलब ये ऐसे बनना चाहिए, इसको टच करना चाहिए सर्कल को ऐसे। मेजर सेगमेंट में जो भी एंगल बनेंगे, यहाँ से मैं आपको थ्योरम अच्छे से समझा देती हूँ, बच्चों को समझ नहीं आता है, काफी बार पूछते हैं कि इसका क्या मतलब होता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसका मतलब मैं अच्छे से समझा देती हूँ। ये देखो, ये सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, ये मेजर सेगमेंट होगी, ये माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट में आप कोई भी एंगल ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करा मैंने, यहाँ से ये ड्रॉ करा, आप कैसे भी एंगल ड्रॉ करो सारे इक्वल होंगे। बट ये टच करने चाहिए सर्कल को, ये नहीं कि ऐसा बना दिया, ये वाला नहीं होगा, टच करने चाहिए, तो ये सारे इक्वल होंगे आपस में। तो ये थ्योरम कहलाती है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी, तो इस थ्योरम का मतलब ये होता है, मेजर सेगमेंट में तीनों एंगल तो तीनों के तीनों बराबर होंगे। ये देखो यहाँ पे, ये माइनर सेगमेंट में जितने भी होंगे ना, ये भी आपस में बराबर होंगे और ये ऑब्ट्यूस होंगे। मेजर सेगमेंट में एक्यूट होते हैं और माइनर सेगमेंट में ऑब्ट्यूस होते हैं, तो ये आपस में, तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसमें भी वही थ्योरम लगेगी। ठीक है, इस थ्योरम का मतलब ये है। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, तो 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, दो सर्कल है हमारे और दोनों के दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। If two circles intersect at 2 points, prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord। जो कॉमन chord है उसके परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे लाई करेंगे। तो यहाँ से पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका। इसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपना, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। क्या बोला इसने, टू सर्कल, सबसे पहले तो दो सर्कल ड्रॉ कर लो, इसको भी हम नोट पैड पे करेंगे, मैं यहाँ से डायग्राम बना रही हूँ। तो ये दो सर्कल है, दो सर्कल बना लिया। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, तो ये दोनों के दोनों सर्कल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स का अपन नाम दे देते हैं ए बी। ए, ये बी। प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो यहाँ पे ये कॉमन कॉर्ड है सबसे पहले तो, ए बी। ये जो ए बी है ये इस सर्कल में भी है और ये ए बी इस सर्कल के अंदर भी है, दोनों सर्कल में ए बी। तो ए बी हो गई हमारी कॉमन कॉर्ड। अब इसने बोला है कि जो इनके सेंटर है, इसका सेंटर है ओ और इसका सेंटर मैंने ले लिया ओ डैश। जो इसके सेंटर हैं वो कहाँ पे लाए कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बायासेक्टर ऑफ ए बी, कॉमन कॉर्ड। मतलब कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बायासेक्टर मैं अगर ड्रॉ करूं, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या इस पे लाए कर रहे हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं एम। तो इसको हम नोट पैड पे करते हैं, चलते हैं अपन। ये डायग्राम बना लिया। अब हम यहाँ पे, ये डायग्राम हो गया यहाँ पे, एम दे दिया अपन ने। सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओ, ओ, ए, ओ डैश। एक तो ये ट्रायंगल लेंगे और दूसरा हम लेंगे ओ, बी, बी डैश। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वापस से ड्रॉ कर देती हूँ मैं एक बार। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है, बी ओ, बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ, ए, ए, ओ डैश एंड ट्रायंगल बी, ओ, ओ डैश। ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल है। तो इसमें सबसे पहले देखो, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ब्रैकेट में लिख देना रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
सेम सर्कल के रेडियस है दोनों। फिर मैं लिख सकती हूँ ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, ये भी सेम सर्कल के रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, और ओ ओ ओ डैश क्या है, कॉमन है, तो ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश, ये हो गई कॉमन साइड। ठीक है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से तो हम यहाँ लिखेंगे तीनों साइड इक्वल है ना, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राई एंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल, बस ये भी हो गया है खत्म, थोड़ा सा बचा है, बी ओ पी ओ ओ डैश। दोनों के दोनों ट्राई एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिए हैं। दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना क्या इक्वल हो जाएगा, जो एंगल ए ओ एम है और जो बी ओ एम है, ए ओ एम और बी ओ एम, मतलब ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, फिर इसके बाद हमें करना है, तो ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, अब बस हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, एओएम को और बीओएम को। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, बस इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो और ये अपना क्वेश्चन खत्म। इन ट्रायंगल एओएम एंड ट्रायंगल बीओएम, अब इसमें देखो ओएम तो कॉमन है, ओएम इज इक्वल टू ओएम, कॉमन साइड सबसे इजी वाला लिख दो। उसके बाद एओएम ये ऊपर से हमने प्रूव करा है, यहाँ लिख दो एओएम इज इक्वल टू एंगल बीओएम प्रूव्ड अबव, ये लिख देना, यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड अबव, ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, और ओ ए और ओ बी जो है ये क्या है, रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, रेडियाई है। तो यहाँ पे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने प्रूव कर दिया है कि ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल बी ओ एम दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दोनों के दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पे बस हमें क्या लिखना है, जो ए एम है और वो बी एम है, जो ए एम और बी एम आपस में इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, ए एम और बी एम क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और एंगल ए एम ओ और जो बी एम ओ, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, ब्रैकेट में आप लिख देना है यहाँ पे बाय सीपीसीटी। बस अब दो लाइन और लिखनी है और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो सीपीसीटी से ए एम और बी एम ये दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है। अब देखो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो दोनों 90 90 के होंगे, बट एक बार इसको हमें लिख के दिखाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह, यहाँ कर रही हूँ मैं इसको, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू, आपको लिखना है 180, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बन रहा है ना। ठीक है, अब ये दोनों आपस में बराबर है, ये देखो दोनों आपस में बराबर है, तो मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम ओ, दोनों बराबर है तो इसको भी ए एम ओ इसको भी ए एम ओ, तो ट्वाइस ऑफ ए एम हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो देयरफॉर ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर, ये हो गया क्वेश्चन खत्म यहाँ। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया है। देखो वापस मैं फटाफट समझा देती हूँ, पूरा ये प्रूफ हो चुका है अपना। इसमें बोला था कि दो सर्कल है, दोनों सर्कल दो पॉइंट पे
मतलब आपस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी, हमने इनका पॉइंट का नाम दे दिया। फिर इन्होंने बोला कि जो इनके सेंटर है सर्कल के, तो इस सर्कल का सेंटर है ये, और इस सर्कल का सेंटर है ओ डैश, ठीक है। तो इसका इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो किस पे लाई कर रहे हैं, कॉमन कोड को बायसेक्ट कर रहे हैं, ये बोला था। कॉमन कोड मतलब ये ए बी क्या होगी, कॉमन कॉर्ड होगी, दोनों सर्कल में, इसमें भी है इसमें भी है। तो ये कॉमन कॉर्ड को, जो ओ और ओ डैश से जो लाइन पास हो रही है वो बायसेक्ट करिए। बायसेक्ट करना मतलब हमें प्रूफ करना है कि ए एम और एम बी बराबर है, ये प्रूफ करना है हमको सीधा सा। और परपेंडिकुलर बायसेक्टर बोला ना, तो हमें ये भी प्रूफ करना है कि ए एम ओ और बी एम ओ 90 डिग्री है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो दोनों सर्कल के जो सेंटर है उनसे जो लाइन पास हो रही है वो क्या है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर है ऑफ कॉमन कॉर्ड। प्रूव दैट लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल इज परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो ये कॉमन कॉर्ड थी ए बी, इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर, इसको प्रूव करना है। मतलब हमें प्रूव करना था कि ए एम और एम बी बराबर है, तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे ए एम और एम बी बराबर है। और प्रूफ करना था कि एएमओ और बीएमओ 90 डिग्री है, ये भी प्रूफ कर दिया, एएमओ 90 डिग्री है, बीएमओ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना था हमें। तो ये प्रूफ करने के लिए हम डायरेक्टली ये दो ट्रायंगल भी ले सकते थे, ए ओ एम और बी ओ एम, लेकिन दोनों के अंदर हमें तीन चीज प्रूफ करनी होती है इक्वल, जो कि इक्वल नहीं थी, इसलिए हमने पहले लिया ए ओ ओ डैश ये वाला, और एक ये वाला, ये दो ट्रायंगल लिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ए ओ एम और बी ओ एम को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ए एम और एम बी इक्वल हो गए, प्रूफ यही प्रूफ करना था अपन को। और ये दोनों 90 90 के हो गए, ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। तो ओ और ओ डैश से जो लाइन पास करेगी वो कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। इसका मतलब हमें प्रूफ करना था कि ए एम और एम बी बराबर है, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। बस आज इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 59 तक करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी। कुछ भी समझ नहीं आया हो या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। एंड आई होप you like this video. Thanks for watching. Have a nice day.